अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये कमेंट्स रिस्पांस का डे है और आज मैं आपको कमेंट्स रिस्पांस देने वाली हूँ। ये वीडियो लेंथी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं जिसके मैं रिस्पांस करने वाली हूँ, इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको अपलोड करूँगी, ठीक है। और आपसे यही गुजारिश है कि आपके कहने पर मैं सारे कमेंट्स के रिस्पॉन्स तो कर देती हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे ज़्यादा एफ़र्ट मेरी इसी वीडियो पर होती है, एडिटिंग करने में और इसको अपलोड करने में, और सबसे कम व्यूज़ भी मेरे इसी वीडियो पे आते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे लिए हर बंदे की ख्वाहिश जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। बेशक सब्सक्राइबर्स कम हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह ये भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं आपसे बस यही रिवॉर्ड के तौर पे मांगूंगी कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है या मैं आपके कमेंट्स के रिस्पॉन्स करती हूँ टाइम निकाल के, तो आप भी कोई 5 या 10 लोगों के साथ मेरी वीडियो शेयर कर दिया करें, या फिर कुछ लोगों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दिया करें, ताकि जो है वो मुझे भी इसका बेनिफिट हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। सबसे पहले है जी, ये सिस्टर आसान अकाउंट में यूट्यूब अर्निंग आ सकती है? जी बिल्कुल आ सकती है। बस ये है कि जैसे कि उसकी लिमिट है कि पूरे महीने की जो डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो 10 लाख से ब्रीच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा 10 लाख के अंदर रहते हुए आप ये मंगवा सकती हैं। नेक्स्ट है जी, लेटेस्ट प्रॉफिट रेट के ऊपर मोहम्मद उज़ैर का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई हैव अ रिलेटिव एंड ही डज होम ट्यूशन। हाउ डू दे ओपन देयर अकाउंट एंड हाउ टू क्रिएट अ सोर्स ऑफ इनकम? अच्छा, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप मेरी लेटर हेड की वीडियो देखें जिसमें मैंने बनाया हुआ है हाउ टू मेक लेटर हेड या फिर अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स, ये 2 वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरह से अपना सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और होम ट्यूशन अगर वो देते हैं तो इसका नहायत ही आसान तरीका ये है कि आप लेटर हेड बनाएं। लेटर हेड किस तरह से बनाना है उसके लिए आप मेरी वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन होगा कि लेटर हेड किस तरह से बनाया जाता है। आपने ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल अली हैं जो कि होम ट्यूशन की सर्विस दे रहे हैं, वो अपने बिज़नेस का कोई भी नेम रख लें, लाजमी नहीं है कि वो अपने नाम से ही रखें, कोई भी नेम रख सकते हैं कि होम ट्यूशन सर्विस या अली होम ट्यूटर या कुछ भी, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं आप नाम रखें। नीचे प्रोप्राइटर में अपना, यानी कि अली जो है वो अपना एज़ पर CNI प्रोप्राइटर में अपना नाम लिखेगा, अपना मोबाइल नंबर लिखेगा, और बॉटम साइड में एड्रेस जो है वो अपने घर का एड्रेस लिखेगा, ठीक है। वो आपको क्लियर हो जाएगा जब आप मेरे लेटर हेड की वीडियो देखेंगे। तो इस तरह से आप अपना लेटर हेड बनाएं और बैंक में जाके उनको ये प्रोवाइड करें कि मैं होम ट्यूशन की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ जगह जगह जाके। तो इसमें यह होगा कि उनको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इसमें वो विज़िट नहीं कर सकते। विज़िट से मुराद ये है कि ज़ाहिर बात है कि जब वो होम ट्यूशन की सर्विस देते हैं, जगह जगह लोगों के घरों में जाके जो है वो ट्यूशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि बैंक वाले विज़िट करेंगे तो वो अब सबके घरों में तो नहीं जा सकते ना, तो वो कोई विज़िट नहीं करेंगे और उनका सोर्स ऑफ इनकम भी एक्सेप्ट कर लेंगे। बस आपने लेटर हेड बनाना है। वो लेटर हेड किस तरह से बनाना है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप मेरी लेटर हेड की वीडियो चेक कर लें। नेक्स्ट है जी, बिलाल शेख का कि 1 मिलियन डिपॉजिट करने पर हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं अगर हम फाइलर हों? तो 1 मिलियन के ऊपर आजकल 1 मिलियन क्या, बल्कि आजकल जो तमाम कमर्शियल बैंक्स में रेट चल रहे हैं वो 16% हैं। अगर आपने कन्वेंशनल ब्रांचेस में अकाउंट ओपन करवाने हैं, यानी कि इस्लामिक में नहीं करवाने, क्योंकि इस्लामिक के रेट फिक्स नहीं होते हैं, वो ऊपर नीचे होते हैं। अगर आपने कन्वेंशनल ब्रांचेस में करवाने हैं तो 16% रेट है। 1 लाख के ऊपर जो फाइलर को मिल रहा है वो 1133 है, तो 10 लाख के ऊपर जो मिलेगा तो ज़ाहिर बात है 11,330 होगा। आप मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो देख लें, बल्कि जिस वीडियो के ऊपर आपने ये कमेंट किया ये सितंबर की है, आप अक्टूबर की मेरी प्रॉफिट रेट की वीडियो देख लें, ठीक है। उसके अंदर मैंने कैलकुलेट करके बताया हुआ है कि 16% के अकॉर्डिंगली 1 लाख, 10 लाख या 50 लाख के ऊपर फाइलर को कितना मुनाफा मिलेगा। नेक्स्ट है जी, फास्ट गेमिंग का। सिस्टर बात सुनो, मेरे UBL में अकाउंट खुलवाना है। मैंने UBL में अकाउंट खुलवाना है, लेकिन मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, लेकिन सैलरी डायरेक्ट अकाउंट में आती तो मैं क्या लेकर जाऊँगा? अच्छा, नहीं आती, यानी कि उनका कहने का मतलब है कि मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, उसकी जो सैलरी है वो इनको कैश या वाउचर के तौर पे मिलती होगी, डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आती। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप अपने HR डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा आपके पास बैठता होगा, या आपकी कंपनी का कोई भी HR का बंदा है जो, या कोई भी ऐसा बंदा होगा जो HR की चीज़ों को डील करता होगा, आप उससे जाके सिंपली कहें कि मुझे अपना सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। वो आपको अपने लेटर हेड के ऊपर प्रॉपर साइन स्टैम्प के साथ आप
प्रॉपर कंफर्म करके देंगे कि ये बंदा हमारे पास इतने अरसे से इस पोस्ट के ऊपर इतनी सैलरी ही ले रहा है हर महीने, तो वो आपको एक कंफर्मेशन लेटर बना देंगे, ठीक है, सैलरी का। वो चीज़ आप दिखा के तो अपने सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी सिस्टर, बात सुनो, मैंने यूबीएल में अकाउंट खुलवाना है। अच्छा, ये भी इन्होंने सेम वही क्वेश्चन किया हुआ है, मैंने बता दिया। जो आप नेक्स्ट है अलाइड बैंक का फ्रीलांस सेविंग अकाउंट का क्या प्रॉफिट रेट है और इसको क्या आसान सेविंग अकाउंट में आसान लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सेविंग अकाउंट ही समझा जाता है। फ्रीलांस सेविंग अकाउंट जो है ना, आसान अकाउंट तो नहीं समझा जाता, लेकिन ये कहते हैं कि जिसने फ्रीलांस सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है वो कोई और अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता। कुछ बैंक में ये फीचर्स हैं, जैसे एचबीएल में अगर आप फ्रीलांसर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो फ्रीलांसिंग अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। तो ये एक फ़ीचर जो है वो आसान अकाउंट से मिलता जुलता है। बाकी फ़ीचर जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इससे मिलते जुलते हैं, क्योंकि फ्रीलांस सेविंग अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती है। तो दूसरी चीज़, अलाइड बैंक का आपने कहा कि क्या प्रॉफिट रेट है, तो 16% ही प्रॉफिट रेट ओवरऑल चल रहा है। नेक्स्ट है मैडम, एमसीबी बैंक में मेरा पीएलएस सेविंग अकाउंट है, क्या वो एमसीबी गोल्ड 365 सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो सकता है? देखेंगे, हर बैंक की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ ने ये पॉलिसीज़ रखी हुई होती हैं, कुछ ने नहीं रखी होती, कुछ ने अलाउ किया होता है, कुछ ने नहीं किया होता। तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके कंफर्म कर लें, अगर तो ये कन्वर्ट हो सकता है तो आप करवा लें। नेक्स्ट है जी, आप संडे की वीडियो के बेशक 30-30 मिनट की 2 वीडियो या 3-4 पार्ट बना दिया करें। देखें, आपके लिए कहना आसान होता है, लेकिन मेरे लिए करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं आप सबके कमेंट्स के रिस्पॉन्स करूं, चाहे वीडियो जितनी भी लंबी हो। और फिर ज़ाहिर बात है कि उसको एडिटिंग भी करनी पड़ती है। और समझ लें कि मैंने जैसे कि पहले भी वीडियो में बताया था कि सबसे कम व्यूज़ मेरे कमेंट्स रिस्पॉन्स की वीडियो में आते हैं, क्योंकि वही लोग इस वीडियो को देखते हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हुए होते हैं। लेकिन मेरे लिए वो भी बहुत समझ लें कि इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे लिए एक एक बंदा मेरे ये फैमिली की तरह है, यूट्यूब फैमिली की तरह है। तो मैं हर चीज़ के, यानी कि हर बंदे के कमेंट का रिस्पॉन्स करना ज़रूरी समझती हूँ। यानी कि मेरी कोशिश होती है कि मैं हर किसी का रिस्पॉन्स करूँ, चाहे वो मैं टाइप करके रिप्लाई करूँ या फिर मैं वर्बली तौर पे जो है वो वीडियो बना के रिप्लाई करूँ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सबका करूँ। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और सम टाइम मेरे लिए जो है ना वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं इसी तरह से आपके कमेंट्स के रिस्पॉन्स करती रहूँगी। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कम से कम 5 या 10 बंदों से मेरी वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दिया करें, ताकि मुझे भी इसका जो कोई ही बेनिफिट हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट है जी, मैं एक दिन में 10 से 15 लोगों को अमाउंट रिसीव एंड ट्रांसफ़र करता हूँ, 500, 700, 1000, 2500 स्मॉल ट्रांजेक्शन है मेरी। लेकिन जब एफबीआर में एनुअल रिटर्न टाइम ई स्टेटमेंट दी तो इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सॉरी फॉर दिस, कि ये रिटर्न में क्या होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, एफबीआर किस चीज़ को देखता है, किस चीज़ को नहीं देखता, उस चीज़ के बारे में मैं आपको, ज़ाहिर बात है कि झूठी इन्फॉर्मेशन या तसल्ली देने के बजाय मैं यही बेहतर समझती हूँ कि मैं आप लोगों को उस चीज़ से इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दूँ, ताकि आप किसी सही बंदे से जिसको इस चीज़ की एफबीआर की नॉलेज है उससे आप कंफर्म कर सकें, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आपको किसी नुकसान का सामना करना पड़े। ठीक है, तो जो चीज़ मुझसे लिंक नहीं करती है, जिस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है, मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ मैं आप तक झूठी बात के तौर पे या तसल्ली के तौर पे आप तक पहुंचाऊं। तो आपने एफबीआर से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी है या कुछ भी है तो आप किसी लॉयर से कंसल्ट करें या किसी कंसर्न पर्सन से रब्ता करें। नेक्स्ट है, टीडीआर में 1 लाख हो, टीडीआर का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए, टीडीआर की प्रिंसिपल अमाउंट अकाउंट बैलेंस में आ जाएगी। देखें, जब भी आप टीडीआर करवाते हैं ना, तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि आपने अगले साल इसको रीन्यू करवाना है या फिर इसको मिच्योर करवा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2 साल की टीडीआर की है तो उसमें भी ऑप्शन होती है कि 2 साल का टाइम पूरा होने के बाद आप इसको रीन्यू ऑटोमेटिकली करवाना चाहते हैं या फिर इन कैश करवाना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी होती है। जब आप टीडीआर करवाते हैं तो तब आपसे पूछा जाता है, कुछ बैंक वाले होते हैं जो पूछते नहीं है और रिन्यूअल पे टिक कर देते हैं, यानी कि चेक मार्क कर देते हैं कि 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाए। लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है, बल्कि ये आपका हक है कि आप खुद जो है वो उनको बताएं कि मुझे ये रिन्यू करवानी है 2 साल के बाद, या 2 साल के बाद इसको मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली आप मेच्योर कर दें। ठीक है, तो ये आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट की हुई होगी वही होगा। अगर आपने रिन्यू करवानी है तो 2 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली 2 साल के लिए मज़ीद रिन्यू हो जाएगी, और अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट की हुई होगी कि इन कैश हो जाए तो 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली प्रॉफिट और टीडीआर की जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोग कोई भी कहीं पे भी टीडीआर करवाएं तो अपना ज़कात एग्जेम्पशन का फॉर्म लाजमी सबमिट करवाएं, ताकि आपकी ज़कात एग्जेम्पशन जो है वो वहाँ पे मार्क हो जाए। क्योंकि अगर आप ज़कात एग्जेम्पशन फॉर्म मार्क नहीं करवाते हैं या सबमिट नहीं करवाते हैं तो होता क्या है कि 2 साल के बाद, जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 साल की टीडीआर करवाई हुई है तो 2 साल के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो प्रॉफिट मिलता है वो तो मिलेगा, लेकिन उस प्रॉफिट के साथ आपको 2 साल की ज़कात
ज़कात भी कट होगी, जो कि अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है 2.5% के अकॉर्डिंगली। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब ज़कात एग्ज़म्पशन फॉर्म क्या होता है, किस तरह से दिया जाता है, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो है, आप वो चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी। नेक्स्ट है जी, ये सूद है कन्वेंशनल बैंकिंग, नो डाउट बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो सेविंग अकाउंट का दिल ही नहीं करता, छोटी अमाउंट वालों को तो फ़ायदा भी नहीं है। 50,000 1 लाख का तो जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि रेट कंटिन्यूसली जो है वो कम होता जा रहा है। ये ऑल बैंक प्रॉफिट रेट्स डाउन कर रहे हैं, दोबारा ज़्यादा कब होंगे, 20% पर कब जाएगा, आपका कोई आइडिया है? देखें, मुझे अच्छी तरीके से याद है जब कोरोना था और उन दिनों में जो बैंक से के रेट चले गए थे डाउन होके, वो 5 से 6% तक चले गए थे, यानी कि इतने डाउन हो गए थे। उसके बाद कोई 2 साल के बाद वो दोबारा से जो जब स्टेबिलिटी आई इकोनॉमिकली, तो फिर उसके बाद वो रेट बढ़ना शुरू हुए थे और बढ़ते बढ़ते जो हैं वो 20 प्लस हो गए थे, यानी कि 20% से ऊपर चले गए थे। लेकिन अब ये डाउन होते जा रहे हैं, मुझे तो यही है कि ये शायद कि 10% से भी कम हो जाए। एनी हाउ, नेक्स्ट है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि मैंने सुना है कि एटीएम से कैश विड्रॉ करते टाइम कोई चोर आ जाए और कैश विड्रॉ का बोले तो क्या पिन को उल्टा डालने पर मशीन रुक जाएगी क्या? देखें, इस तरह की मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, मैंने भी ये रूमर्स सुने थे कि अगर आप उल्टा पिन डालते हैं तो कोई ना कोई मसला हो जाता है, लेकिन रिस्क लेने से बेहतर है कि आप पहले ही ये एटीएम यूज़ करने की प्रिकॉशंस देख लें। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि एटीएम आप किस तरह से यूज़ करना चाहिए। आपको एटीएम का पिन किसी को नहीं बताना चाहिए। आप किसी ही सेफ साइट पे जाके जो है वो एटीएम यूज़ करें, यानी कि कोई भी ऐसी एटीएम मशीन इस्तेमाल ना करें जो सुनसान एरिए में हो, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप एटीएम मशीन इस्तेमाल करें तो अंदर से दरवाजे को लाजमी लॉक कर लें, ठीक है, और किसी भी स्ट्रेंजर की मदद ना लें। तो ये कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो आपको इस तरह के मसले से पढ़ने नहीं देती या नुकसान से रोक लेती हैं। नेक्स्ट है, मैंने ये अकाउंट ओपन कराया है, अभी यूबीएल एटीएम कार्ड इशू नहीं हुआ, तो क्या यूबीएल मोबाइल ऐप बगैर एटीएम यूज़ हो जाएगी? अच्छा, ये भी जो है ना वो हर बैंक का डिफरेंट असूल है। अब देखें, बैंक ऑफ पंजाब है, उसमें जब तक आपकी एसएमएस सर्विस एक्टिवेट नहीं होती और डेबिट कार्ड एक्टिवेट नहीं होता, आप उनकी मोबाइल एप्लीकेशन एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अल्फला में है कि अल्फला में आपका सिर्फ अकाउंट भी होगा तो आप उसकी बेस पे भी जो है वो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन एक्टिवेट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपका एटीएम कार्ड भी है, अकाउंट भी है, तो आप जिस मर्जी तरीके से एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो ये हर बैंक की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। आप यूबीएल की हेल्पलाइन पे कॉल करके कंफर्म कर लें कि इसके लिए एटीएम कार्ड का होना लाजमी है या नहीं। नेक्स्ट है, अकाउंट को 1 साल तक डोरमेंट रहने दें तो क्या होगा? ये 2 साल या 4 साल तक अकाउंट डोरमेंट रहे तो क्या होगा? आप ये इन्होंने मेरी डोरमेंट अकाउंट की वीडियो देखी है, उसके ऊपर उन्होंने ये कमेंट किया है, आप मेरी अकाउंट क्लोजर परमानेंटली की भी, यानी कि हाउ टू क्लोज बैंक अकाउंट परमानेंटली, ये वीडियो भी अगर आप देखेंगे, आपने कोई भी टॉपिक बैंक का देखना हो ना, वो टॉपिक सर्च किया करें, आगे हुमा उस्मान लिख दिया करें, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अब बैंक अकाउंट क्लोजर हुमा उस्मान, इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके सामने मेरी वीडियो आ जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर दूंगी, आप मेरी वो वीडियो देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट डोरमेंट है और आपके अकाउंट का बैलेंस 1000 रुपये या 1000 रुपये से कम है, तो आपके अकाउंट के डोरमेंट होने से 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है, क्या क्या स्नैरियो होते हैं, बैंक ऐसा क्यों करता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने अकाउंट क्लोजर में बताई हुई है, आप वो डिटेल में देख लें। नेक्स्ट है जी, फाइलर बने तो बैंक में कौन सा डॉक्यूमेंट देना होता है कि मैं अब फाइलर हूँ? आप डॉक्यूमेंट ले जाएं तो बेहतर है, नहीं भी लेके जाएंगे तो आप बैंक में जाएं, उनसे कहें कि मैं फाइलर हो गया हूँ, मेरा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में एक्टिव मार्क हो गया है, आप यहाँ से मेरे आईडी कार्ड के अगेंस्ट सर्च करके प्रिंट निकाल के मेरा फाइलर मार्क कर दें। क्योंकि बैंक वालों के पास एफबीआर की वेबसाइट की एक्सेस होती है, वो वहाँ पे आपका आईडी कार्ड नंबर एंटर करते हैं और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में अगर आपका एक्टिव मार्क हो रहा होता है तो वो वहीं से प्रिंट लेके आपका अपडेट कर देते हैं। और अगर वो नहीं करते हैं तो जाहिर बात है कि वो आपको गोली दे रहे हैं। गोली देने का मतलब आप समझते ही होंगे कि वो आपको फ़िलहाल टलका रहे हैं कि आप जाएँ और आप खुद लेके आएँ ताकि उनको काम ना करना पड़े। तो ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ बैंक में बैठे हुए लोग ऐसे होते हैं जो मूड की बेस पे कस्टमर को डील करते हैं, दिल करता है तो काम करते हैं, नहीं दिल करता तो गोली दे देते हैं। एनी हाउ, मैंने जितना भी अर्सा काम किया है, मेरी पूरी कोशिश रही है, स्पेशली एजड पर्सनस के साथ, कि मेरी कोशिश रही है कि उनको दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े, क्योंकि एक इंसान बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के कहीं पे आता है और बड़ी उम्मीद लेके आता है, और हम आगे से इस तरह से अपनी सीट का फ़ायदा उठाते हुए उसको टलका दें, या काम होता भी हो तो हम उसको किसी डॉक्यूमेंट में उलझा के उसको भेज दें, तो ये चीज़ गलत है। मैं खुद भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती। नेक्स्ट है जी, अकाउंट खुलवाने गए थे, सिग्नेचर नेम मोबाइल बताया था, बैंक में बायोमेट्रिक नहीं हुई थी। उस दिन बैंक वाले बोले कि कल आना बायोमेट्रिक के लिए। मुझे तो 9 मंथ हो गए हैं, अब मेरा अकाउंट ओपन होना होगा कि नहीं, क्या बना होगा?
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आप लोगों की ही ढील होती है कि बैंक वाले अगर ऐसे करते हैं। बैंक वाले आप लोगों के ही पैसों से सैलरी ले रहे होते हैं। ये उनकी फ़र्ज़ समझ लें और आपका हक़ समझ लें कि आपको सर्विस देना उनका फ़र्ज़ है। अगर इस तरह के कोई भी मसला मसाइल हो, अगर वो 2 से ज़्यादा आपको चक्कर लगा दें और आपको लग रहा हो कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं लेकिन फिर भी ये मुझे टलकाने वाले काम कर रहा है, आप बिला झिझक हेल्पलाइन पे कॉल करें, उस बंदे की कंप्लेन करें, क्योंकि हर बंदे की टेबल के ऊपर उसकी नेम प्लेट रखी हुई होती है। आपको उससे नाम पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसकी डेजिग्नेशन नाम जो है वो इस तरह से हेल्पलाइन पे कॉल करके उसको मेंशन करवाएं। जब बाय नेम कंप्लेन होती है तो वो बंदा खुद आपको कॉल करके बुलाएगा, प्रोटोकॉल के साथ आपका अकाउंट ओपन करेगा, सारा कुछ करेगा। इस तरह से नाजायज़ कंप्लेन नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और वो बंदा आपको टलका रहा है, आपका काम नहीं कर रहा है, आप सिंपली जो है वो हेल्पलाइन पे कॉल करें, कंप्लेन करें और अपना अकाउंट खुलवाएं। नेक्स्ट है जी, मैंने अकाउंट ओपन करना है, यूबीएल सोर्स ऑफ इनकम का मसला है। मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये है कि मेरे एनिमल्स हैं, उनका मिल्क भेजता हूँ, सेल आउट मिल्क। इस पर सोर्स ऑफ इनकम क्या और कैसे होगा, प्लीज़ गाइड मी। तो आप सिंपली लेटर हेड बनवाएं, यानी कि आप मिल्क शॉप के नाम से बनवा लें या होलसेलर के नाम से बनवा लें कि होल सेलिंग ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, या सिर्फ मिल्क आइटम्स, या मिल्क होल सेलिंग ऑफ मिल्क। आप चाहें तो उर्दू में भी बनवा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने इंग्लिश में ही बनवाना है। और एड्रेस में जो है वो जहाँ पे भी, जिस जगह पे आप ये काम करते हैं, ढाबा ढूबा कोई नाम होगा तो, ढाबा नहीं सॉरी भाना वगैरह शायद कहते हैं उसको, मुझे आइडिया नहीं है। तो जहाँ पे भी जो भी ये एड्रेस है, जहाँ पे ये आपने सारे जानवर रखे हुए हैं, आप उस जगह का एड्रेस लिखवाएं, अपना मोबाइल नंबर लिखवाएं। प्रोप्राइटर में जो आपके ID कार्ड के अकॉर्डिंगली आपका नाम है, आपने उसके यानी कि जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है पूरा, वही आपने नाम लिखवाना है। और जिस नाम से भी आप ये सेल आउट करते हैं, अगर नाम नहीं भी है तो आप नाम कोई भी रख सकते हैं अपने काम का, अपने बिज़नेस का। इसके लिए आप मेरी लेटर हेड वाली वीडियो देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से लेटर हेड बनाना है, और वो लेटर हेड जाके आप सबमिट करवा दें। नेक्स्ट है, आपने एनबीपी इजाफी मुनाफे अकाउंट का प्रॉफिट रेट नहीं बताया और ना ही इनकी सेविंग अकाउंट्स का प्रॉफिट रेट बताया है। एनबीपी का देखें, मैं इजाफी मुनाफे अकाउंट की इंशाल्लाह इसी वीक में वीडियो आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरी छोटी सी बेटी है, आजकल वो बीमार हुई हुई है, उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उसको सेहत याबी दे। तो बस मैं उसमें थोड़ा सा मसरूफ़ थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि मेरी पहली बच्ची है, तो मैं ज़रा कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हूँ उसको लेके, तो वो बीमार है आजकल, तो बस उसके लिए दुआ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं इस वीक में आपके लिए एनबीपी इजाफी मुनाफा अकाउंट की विद प्रॉपर रेट और लेटेस्ट रेट के साथ, कैलकुलेशन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट है जी, किसी को अपनी मर्ज़ी से पेमेंट भेजें फैमिली मेम्बर में, बैंक में रिपोर्ट करें मेरी पेमेंट गलती से की है, इस अकाउंट को डिस्टर्ब सस्पेंड करो, अकाउंट यूज़ ना हो सके। नहीं, इस चीज़ पे, जो चीज़ आपकी गलती से हुई है उस चीज़ के ऊपर बैंक कोई भी एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि जब भी आप कहीं पे भी फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं ना, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो 1000 दफ़ा आपसे कंफर्म करवाया जाता है, आपको OTP भेजा जाता है, आपको टाइटल फैच करके आपसे कंफर्म करवाया जाता है कि यही बंदा है, यही अमाउंट है जिसको आपने भेजनी है। फिर भी अगर आप गलती कर दें तो इसके मामले में बैंक ज़िम्मेदार नहीं होता है। हाँ, इन केस अगर ऐसा हो कि आप बैंक में गए हैं, आपने कैश डिपॉजिट करवाया, आपने डिपॉजिट स्लिप के ऊपर अकाउंट नंबर लिखा है, लेकिन कैशियर ने गलती से उस अकाउंट नंबर में एक आधा डिजिट ऊपर नीचे करके किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है, तो वो चीज़ आप रिकवरेबल है, क्योंकि आपने सही लिखा था, बैंक वालों से गलती हुई है। जब बैंक वालों से गलती होती है तो वो इस चीज़ को मीन के रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हुई है फ़ंड ट्रांसफ़र करने में या यूटिलिटी बिल पे करने में या किसी भी ट्रांजेक्शन में, तो वो इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट अकाउंट में सेम ID कार्ड वाले सिग्नेचर हैं, न्यू अकाउंट ओपन करना है, ID कार्ड से डिफरेंट सिग्नेचर चलेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि जैसे अब मिज़ान बैंक है, उसमें 99% वो कहते हैं कि ID कार्ड वाले ही साइन करो, ठीक है। और अगर आप किसी और बैंक में जाते हैं, यानी कि किसी भी बैंक में चले जाएँ, अगर आप ID कार्ड वाले साइन नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो आपसे एक अंडरटेकिंग लेते हैं साइन डिफ़र की, कि ID कार्ड पर क्या साइन है और आप अकाउंट में क्या साइन करना चाहते हैं। उस अंडरटेकिंग के साथ आप अपने साइन कोई भी रख सकते हैं। अब मेरे 3 अकाउंट थे, तीनों अकाउंट में मेरे डिफरेंट साइन है और वो चल रहे हैं। मिज़ान बैंक में भी अब ये ऑप्शन आ गई, आप अपने ID कार्ड के अगेंस्ट, यानी कि ID कार्ड के अलावा भी साइन कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि अगर बैंक वाले माने।
नेक्स्ट है जी, क्या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जब प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो सब इन्वेस्टर्स के लिए होता है, और जब प्रॉफिट डिक्रीज़ होता है तो सिर्फ न्यू इन्वेस्टर्स के लिए डिक्रीज़ होता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। न्यू इन्वेस्टर से मुराद एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो अब करवाएंगे, डिपॉजिट करवाएंगे या सर्टिफिकेट परचेज़ करेंगे, उनके लिए जो भी लेटेस्ट रेट चल रहा होगा उनको वही प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है बैंक में ये बीएम कौन है? बीएम ब्रांच मैनेजर को कहते हैं। ऑपरेशन कौन होता है? ऑपरेटर, अकाउंट ओपनर्स, इनके क्या नाम होते हैं? अच्छा, बीएम जो होता है ना, हर बैंक में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है और एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है। जो सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है उसे ब्रांच मैनेजर कहा जाता है, ठीक है। और ब्रांच मैनेजर पूरी ही ब्रांच का समझ लें कि मैनेजर होता है, लेकिन मेन जो उसने टीम को लेके चलना होता है वो अपनी सेल्स टीम को लेके चलना होता है, जिसमें अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर आता है, जिसको कस्टमर सर्विस ऑफिसर भी कहा जाता है, रिलेशनशिप मैनेजर भी कहा जाता है, पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। तो ये 3-4 डेजिग्नेशन होती हैं जो बीएम के अंडर आती हैं। बाकी जो ऑपरेशन मैनेजर होता है वो ऑपरेशन मैनेजर के अंडर सारी ऑपरेशंस की टीम आती है, जो रेमिटेंस डील कर रही होती है, जो कैश काउंटर्स देख रही होती है, यानी कि जो भी कैश से रिलेटेड लोग काम कर रहे होते हैं वो ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट में आते हैं। नेक्स्ट है जी, अगर आप बैंक में जॉब पर होती तो हम आपको सीएनएफसी या अकाउंट नंबर बताते। अच्छा, ये इन्होंने कमेंट किया था कि अगर आप बैंक में जॉब कर रही होती तो हम आपको सीएनएफसी या अकाउंट नंबर बताते, तो आप हमें बता देती कि इसमें जीमेल है नहीं है या इसका बैलेंस क्या है। तो मैडम खतीजा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम बैंक में काम कर रहे होते हैं तो ये कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम किसी को भी इस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हमारा जितना भी जानने वाला हो, ठीक है। कस्टमर आएगा उसको ही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और को भी हम नहीं प्रोवाइड करते, और ना ही हमें जो है वो इस चीज़ की इजाज़त होती है।